गांधी नाम है संकल्प का। गांधी नाम है एक ऐसे कमिटमेंट का जो समाज के वंचित वर्ग के लिए, डिप्राइव्ड सेक्शन के लिए पूरी तरह डिवोटेड है। आज हम जिस जगह हैं, रायसेन ज़िले के बाड़ी के पास जिस अभयारण्य से गुजरते हुए हम एक रिमोट विलेज में, एक दूर दराज के गांव में जा रहे हैं, वहाँ एक शख्स आज से 31 साल पहले आया। दिल्ली की अच्छी खासी नौकरी छोड़कर पहाड़ से अपने पेरेंट्स की मंशा के खिलाफ यहाँ आया और यहीं का होकर रह गया। यहाँ के ट्राइबल्स के बीच में उन्होंने जो काम किया, वो काम ये बताता है कि कहीं ना कहीं गांधी का भाव हम सब के भीतर होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके भीतर ये भाव इतना प्रबल हो जाता है कि वो गांधी जी की उसी मंशा के अनुरूप अपने को समाज के वैष्णव जन या वंचित वर्ग के लिए खुद को समर्पित कर देते हैं। आज इस दिलचस्प कहानी को, मानवीय सरोकारों में डूबी इस कहानी को कवर करने के लिए ही हम भोपाल से, राजधानी से करीब करीब 80 किलोमीटर दूर यहाँ हैं। मेरे साथ रहिएगा और इस गांधी जयंती पर इस अद्भुत स्टोरी को ज़रूर देखिएगा। तो हम आ पहुँचे हैं नीलगढ़, और जिसको आप कह सकते हैं कि अथ श्री नीलगढ़ कथा आरंभ। तो और कथा के जो मुख्य किरदार हैं वो भी हमारे बीच में हैं, अनंत गंगोला जी। और यहाँ बैठे कई किरदार 31 साल पहले आरंभ हुई उस कहानी में अपनी अपनी भूमिका निभा चुके हैं। कई तो नहीं, कुछ मैं कह सकता हूँ। अनंत जी मुख्य किरदार हैं जो मेरे बाईं तरफ बैठे हैं। मेरे दाईं तरफ एक ऐसे शिक्षक हैं जो राष्ट्रपति सम्मान से अवॉर्डी हैं और कमिटेड भाव से लगे रहे हैं। अनंत जी की जीवन संगिनी हैं, जिनकी मुस्कुराहट और जिनकी जीवनी शक्ति निरंतर अनंत जी को ये प्रेरणा देती रही। और नीलगढ़ कहानी से ही उनको ये अमूल्य उपहार भी मिला, जीवन संगिनी रूपी। पटेल साहब हैं जो आज से आप देख सकते हैं उनको, उनके चेहरे पर उम्र की लकीरें ज़रूर हैं, लेकिन बहुत सम्मान से मैंने देखा कि यहाँ के जितने भी इस आदिवासी बहुल गांव के जो व्यक्तियों से मैं मिला, अनंत जी के प्रति एक ऐसा आदर उनके मन में मैंने देखा जैसे किसी बड़े पुरखे या सयाने को लेकर होता है। और ये भाव सहज तभी उत्पन्न होता है जब आप किसी निष्काम सेवक को देखते हैं, एक ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी परसेप्शन के, बिना किसी पूर्वग्रह के आता है और किसी जगह पहाड़ से आता है। अनंत जी आपके साथ उस यात्रा पर कथा नीलगढ़, बहुत सुंदर पुस्तक भी है, आप ज़रूर पढ़िएगा उसको। उसका विमोचन 3 अक्टूबर को भोपाल में है। एकलव फाउंडेशन ने बहुत सुंदर तरीके से उसको, अभी हम वो भी आपको दिखाएंगे, थोड़ी देर पहले उसको हाथ में लिया है अनंत जी ने, मैंने भी उसको देखा है। बहुत सुंदर पुस्तक है, उसको ज़रूर पढ़िएगा और एक अलग तरह की कथा से रूबरू होइएगा। तो गांधी जयंती पर जब हम ये बात कर रहे हैं, उस महात्मा की जब हम बात कर रहे हैं, तो कोई तुलना नहीं है, लेकिन भाव वही है जो गांधी कहते थे कि जब तक आप समाज के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक शायद आप मानवीयता की या सेवा की अपनी भावना को लेकर बहुत पवित्र नहीं हैं। अनंत जी, छोटी सी टिप्पणी लेकर फिर मैं आपके साथ उस वनाच्छादित क्षेत्र की तरफ चलना चाहूँगा जहाँ आपका परिश्रम और पसीना बहा है। कैसे ये विचार मन में आया था? और माता पिता का तो घोर विरोध आरंभ में रहा ही होगा। जी, माता पिता, देखिए विचार एक तरह के एक्सीडेंटली आ गया जी। मैं तो खैर पीएचडी कर ही रहा था और मेरा जो शोध का विषय था वो गोंड आदिवासी समाज को लेके था जी। तो एक बार यहाँ पे यूं ही अकस्मात आना हुआ एक वन अधिकारी के साथ। उन्होंने कहा शेर दिखाने ले चलते हैं आपको। अच्छा।
तो खैर शेर तो नहीं मिला, लेकिन नीलगढ़ मिल गया। और वही जो जिस वाक्य का मैंने आपको जिक्र किया था कि तो मेरे को दो बहुत ही अलग अलग विरोधाभासी चीज़ों ने यहाँ आने का एक तरह से निमंत्रण दिया। एक तो आप देख ही रहे हैं किस कदर खूबसूरत जगह है ये, और कोई आदमी दिल्ली में रहता हो जी तो वो तो सांस भी गाड़ी हवा में ले रहा होता है। बिल्कुल ठीक। तो यहाँ आके मतलब जिस तरह की प्राण वायु आपके अंदर संचरित होती है वो तो बहुत ही विलक्षण थी। तो एक तो इसके सौंदर्य ने, तो पहली बात तो एक कंक्रीट के जंगल में दिल्ली में रहने वाला आदमी, कोलाहल में रहने वाला आदमी, ठीक बात है, वो जब यहाँ आता है तो उसके मन में एक आकर्षण तो होता है। तो पहला आकर्षण तो उसी को देख के होगा। और ये किस तरह का चारों तरफ से घिरा हुआ गांव है पहाड़ियों से, तो इसका अपना एक सौंदर्य है, एक बोल टाइप का शेप ये लेता है। और मेरा आना भी जिस वक्त हुआ था वो बरसात के ही दिन थे जी जी। तो ये हरियाली जिससे आप गुजर के आए हैं, लेकिन उसके बाद एक जो दूसरी नज़र गई थोड़ी देर रुकने के बाद, और मैं गांव के लोगों से बात करना शुरू हुआ तो मैंने देखा कि घरों में ठीक ठाक छत भी नहीं, है ना, तन में ठीक ठाक वस्त्र भी नहीं जी, शायद 2 टाइम के चूल्हे के जलने का इंतज़ाम भी नहीं जी। तो एक युवा को एक और निमंत्रण मिला कि भाई ऐसा लगा, उस समय ज़्यादा जानकारी नहीं थी, तो ऐसा लगा कि शायद एक गांव जंगल के अंदर होने की वजह से छूट गया। हाँ। तो यहाँ कुछ ना कुछ किया जाए। और ये दाऊ बैठे हैं जो हमारे गांव के पटेल हैं, हम इनकी 90 साल की लगभग उम्र जी जी जी। तो दाऊ से हमने पूछा कि हम कोई एक काम अगर तुम्हारे गांव के लिए करना चाहें तो वो क्या काम हो सकता है। तो दाऊ ने कहा कि हमारी तो गुजर गई जी, जब बच्चों के लिए एक स्कूल हो जाता तो बहुत बढ़िया था। अरे वाह। तो मुझे लगा कि इन्होंने ना बिजली मांगी। आज की तारीख में भी 2021 में हम लोग बैठे हैं, इस गांव में बिजली नहीं है। प्रणाम है दाऊ आपको। हाँ जी। तो दाऊ ने कहा कि तो मुझे लगा कि दुनिया भर में अगर कहीं विद्यालय होना चाहिए तो यहाँ तो होना ही चाहिए, शेष जगहों भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो विद्यालय होना ही चाहिए। तो मुझे बस यूं ही बस चला आया मैं। और पहले जैसा आप कह रहे थे कि लगा कि शायद कोई लड़का मिल जाएगा, उसको मनी आर्डर से 1500 रुपये भेजते रहेंगे, वो पढ़ाएगा, शुरुआत कर देते हैं। लेकिन बाद में लगा कि ऐसे नहीं हो पाएगा कुछ भी। तो फिर वो दिल्ली से नौकरी भी छोड़ी। फिर गांव वालों ने हमको बिलमा लिया, ऐसा कहना चाहिए। इतना प्रेम गांव में बचा है। देखिए, एक तो इनोसेंस गायब हो गई। और कोई दिल्ली में हो सकता है, मैं आज सोचता हूँ 31 साल बाद कि इस गांव ने जितना मुझे मतलब बुलाया, उतना ही दिल्ली ने शायद मुझे भगाया भी। क्या बात है ना। इस कथा के और सूत्र हम आगे पिरोते हुए चलेंगे आपके साथ, और कुछ किरदारों से भी आपको मिलाएंगे। तो अभी हम चलते हैं थोड़ा सा नीलगढ़ का वो सौंदर्य जो रानीखेत के 31 साल पहले आए हुए युवक को रानीखेत की भी याद दिला गया, और दिल्ली के उस वातावरण के जिससे वो भयाक्रांत थे उससे उनको पीड़ित भी कर गया था। इसकी तरफ जरा हम रोशनी डालते हैं, आइए। तो शरद भाई 21 साल पहले जी, 31 साल पहले जी, आप जिस ये सड़क पे चल रहे हैं ये नहीं हुआ करती थी जी। और यहाँ पे मवेशी काफ़ी हैं इस गांव में, है ना। हाँ जी। हाँ। तो उनके मैं बरसात के दिनों में आया था, और बरसात के दिनों में मवेशी भी इसी मार्ग से गुजरते थे, तो लगभग घुटने घुटने कीचड़ थी। बाप रे। हो जी। तो ऐसे ही गांव के साथ मिलके जो पहला काम हुआ वो यही रहा कि जी, हम लोगों ने सबने वहाँ पास के जंगल से पत्थर ढोए और ये सड़क बना डाली। अच्छा, उसी समय हाँ। और ये क्या हुआ कि शुरुआत में कुछ कोशिश करी कि शासन की किसी योजना को लाया जाए जी। लेकिन क्योंकि मेरा शोध का जो विषय था जी, वो तो विकास और कल्याण की जो योजनाएं हैं। तो तब हम लोगों ने एक नारा सा बनाया जी,
और वो नारा ये था कि समस्याएं कब तक किसी और का मुंह ताकेंगी, है ना, तो हम तो खुद ही हल करेंगे। क्या बात है। और वाह, समस्याएं हाँ हमारे लिए समस्याएं सिर्फ वो हैं जी, जिनका समाधान हमारी क्षमता में है। क्या बात है। मतलब जिस बात का समाधान हमारी क्षमता में नहीं है जी जी तो है ना, जी। तो लगभग इसी तरह की छत हाँ, थी। छत थी। ये देसी कभेलू भी बाद में आए हाँ और ज़्यादातर यहाँ सागौन से, ये जंगल ना काफ़ी वैरायटी है इस जंगल में। जी तो सागौन, हर, बहेड़ा, आंवला, घिरिया, मतलब आप नाम लीजिए। और इस जंगल में मतलब मेरे स्कूल के बच्चे हैं जो, जी इनको 50-50 पेड़ों के नाम पता हैं कम से कम। जी मतलब आपको रोकना पड़ेगा कि भाई हो गया, हम थक गए यानी। जी जी। हाय तो हाय। यहाँ से ही, वो वाले मकान से ही गांव शुरू होता था, है ना। अच्छा ठीक है। ये जो आप इस तरफ देख रहे हैं, जी, ये इंदिरा आवास कुटीर हैं। ये इंदिरा आवास कुटीर। ये इंदिरा आवास कुटीर हैं। हाँ। और ये जो पहली 4 हैं, जी। इन पहली 4 इंदिरा आवास कुटीर का मिस्त्री मैं ही था यार। अरे वाह। तो ये 6-6 हज़ार रुपये में, आइए आइए इधर बैठते हैं थोड़ी देर। हाँ, तो 6-6 हज़ार में ये इंदिरा आवास कुटीर उस दौरान जी, स्वीकृत होती थी। ये आप मुझे बता रहे हैं 30 साल पहले की ही मैं आपको बता रहा हूँ ये 1993 की बात। 93 की बात जी। हाँ तो ये पहली शासकीय योजना के रूप में ये इंदिरा आवास कुटीर आई थी यहाँ। जी जी जी। और 6,000 रुपये इसकी कुल लागत होती थी। और 6,000 रुपये में से वो काम के बदले अनाज योजना चलती थी। तो 3,000 रुपये तो कैश मिलते थे जी। और 3,000 रुपये का वो लाल वाला गेहूं मिलता था अमेरिका से आया हुआ। अमेरिका से आया हुआ। ओहो। हाँ तो अब क्या था कि एक तो उसमें कवेलू, अंग्रेजी कवेलू लगाना उसकी एक अनिवार्यता थी। थी। और अंग्रेजी कवेलू को बागरा से लेके आना और ट्रांसपोर्ट करना, तो आप समझिए कि 3,000 तो उसी में जाने थे। तो एक तरह से इनके पास पूंजी कुछ नहीं थी। जी जी जी। है ना, गेहूं था जी। तो अब मिस्त्री लगाएं तो कैसे लगाएं। शुरू में एक मिस्त्री साहब को पकड़ के लेके आए, किसी तरह से मना के, एक तो जंगल में आने को तैयार नहीं कोई। जी जी। तो फिर खैर उनको ले आए जब, तो देखा कि हमने उनके 1 हफ्ते की जो उनकी रोजगारी क्या बोलते हैं उसको, जी, वेजेस हैं, हाँ, जी। वो हम नहीं दे पाएंगे। और कहाँ से देंगे, और वो तो गेहूं लेने को तैयार नहीं है लाल वाला। तो फिर वो उनसे ही काम सीखा और फिर वो कन्नी ये सब लेके आए। तो फिर ये गांव का जो महिला थी जिसका घर बन रहा है, वो गांव का पुरुष गारा मचाता था और वो भर के तगाड़ी में देता था, तो उस घर की महिला उसको लेके आती थी। और मैं मतलब वो धीरे धीरे जोड़ना सीखा। और फिर उसके बाद जालम सिंह भी सीख गए, उसके बाद अतर भाई भी सीख गए, खेता भाई भी सीख गए। तो इस तरह से ये एक तरह की शुरुआत हुई। और ये आलीशान, मतलब ये इंदिरा आवास के आपको प्रदेश में जो मैं आपके इस शब्द से इत्तेफाक रखूंगा कि ये आलीशान है, क्योंकि 1993 में 6,000 रुपये में, जहाँ कोई मिस्त्री नहीं है और वहाँ एक नौजवान फाउंडेशन रखता है कि नहीं साहब हम करेंगे और हम ही राजमिस्त्री की भूमिका निभाएंगे और हम ही आगे बढ़कर, और फिर और जो साथी हैं जो आप देख रहे हैं पीछे चल रहे हैं, आप भी सीखते हैं। और फिर ये ग्राम्य कुटीर जो सरकारी योजना से संचालित है। मोहर बाई दिख रही थी। मोहर बाई, मोहर बाई भी एक चरित्र हैं इसी गांव का। मोहर बाई मैं जिन बच्चों को पढ़ा रहा था जी, उन बच्चों में सबसे बड़ी मोहर बाई थी। अच्छा अच्छा। उस समय तो मैंने तो स्कूल खोला ना शरद भाई। हाँ। तो मेरे स्कूल की ये स्टूडेंट हैं। वाह वाह। और ये वाह, आज वाह, यहाँ जी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं। अरे वाह। और वाह, आप वाह, देखिए मध्य प्रदेश शासन कुपोषण पे कितना जी ध्यान दे रहा है आजकल। जी जी। मैंने आके पूछा, क्योंकि मैं जिस गांव में मेरी स्टूडेंट आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, मैंने कहा अपने गांव में कितने कुपोषित बच्चे हैं। तो इस गांव में कोई कुपोषित बच्चा नहीं। वाह, बहुत आपको बधाई। और आप देखिए कि मोहर भाई हमें कुछ बताइए कि जब आप सर की
स्टूडेंट बनी जी। उस समय किस तरह की स्थितियां थीं, गांव में क्या माहौल था, किस तरह का परिवेश था? सबसे पहले जब गुरुजी हमारे इधर आए थे सर, हम्म, तो हम लोग बहुत परिस्थिति हम लोगों की ऐसी थी, हमारे इधर लाए लाए भोजन थे, मतलब ऐसा था हो हम हो लोगों हो के। हाँ, तो गुरुजी आए जब हमारे इधर थोड़ा सब लोगों के यहाँ घूमे थे और वहाँ पे आके सबको समझाए दी के ये स्कूल खोलो। स्कूल भी नहीं था हमारे इधर, जी हाँ स्कूल भी नहीं था सर। वो हम लोग के यहाँ से सब लोग गुरुजी हम लोगों के घर सबके यहाँ पे खाना खाते थे, हम लोगों के साथ भी खाया करते थे जी। और घर पे क्लास लगाए करते थे, रात को भी जाते थे हम लोग चिमनी से जी पढ़ते जी थे। जी जी। जी। तो वहाँ से आपने पढ़ाई लिखाई शुरू जी की? फिर हाँ, हमारे इधर स्कूल लगा। हमारे यहाँ एक टीचर हैं जुमा साहब जी, हमारे जी, उन्होंने वो क्लास लगाया करते थे, उन्होंने स्कूल चालू किया। फिर हम वहाँ पे पढ़ाई की। यहाँ से फिर बाड़ी आश्रम में लगा दिया हमको, वहाँ पे पढ़ा मैं। कहाँ तक हुई आपकी पढ़ाई लिखाई? 8वीं तक की थी वहाँ वाह से। वाह। जी। और फिर फिर उसके आगे बाद? कहाँ पढ़ी उसके आप? बाद फिर मेरा यहाँ पे आंगनबाड़ी में हो गया, फिर मैंने यहीं से प्राइवेट किया 12th हाँ। तक से। 12th तक। जी। 12th तक आपने जी। किया। तो पूरे गांव में कोई भी कुपोषित बच्चा नहीं है, ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि जी है। सर, नहीं है तो कुपोषित बच्चा। खाने पीने में किन चीज़ों का ध्यान रखता है ये गांव? जी साफ सफाई है, और सबसे वो तो मैंने देखा। महत्वपूर्ण ध्यान है कि बच्चे को समय से खिलाना चाहिए। 6 माह 0 से 6 माह तक उसको केवल माँ का दूध ही पिलाना चाहिए। वाह। 6 माह तक स्तनपान दूध का होता है, उसके बाद 6 माह के ऊपरी आहार में उसको अनाज खिलाया जाता है, जैसे दूध दही खिचड़ी वगैरह लिया वगैरह, ये ऊपरी आहार चालू करते 2 साल तक उसको ये खिलाया जाता है। जी, जी जी। आपकी बिटिया भी है कोई? जी सर, मेरी बिटिया है आज 17 साल की, वो फरवरी में 18 साल की हो जाएगी। अच्छा। फर्स्ट ईयर में है वो। तो फर्स्ट ईयर में है। जी, इस क्या साल क्या first year। सपना है आपका, उसको आगे क्या सोचती हैं आप, और सर, बिटिया वो- भी क्या सोचती है? सर वो तो नर्सिंग करना चाहती थी, अभी नर्सिंग में वो। वाह वाह वाह, बहुत बधाई आपको मोहर भाई, बहुत हृदय से प्रणाम। कि देखिए, नारी सशक्तिकरण की बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन गुरुजी जो हैं अनंत जी, गुरुजी ने इस गांव में आकर सबसे बड़ी विद्यार्थी, उस समय जो बड़ी उम्र की विद्यार्थी थी वो मोहर बाई थी, और मोहर बाई ने 8वीं तक शिक्षा हासिल करने के बाद फिर 12th किया, और आज वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं। और देखिए, इस आदिवासी बहुल गांव में कोई भी नहीं है कुपोषित। बस ऐसे ही स्कूल से ही शुरू हुई, क्योंकि रामा दाऊ ने कहा स्कूल खोल दो, तो स्कूल तो स्कूल कोई स्कूल भवन तो था नहीं जी। लेकिन और मैं कोई बीएड एमएड करा हुआ आदमी भी हाँ, नहीं ऐसा था, कोई आपको कोई है ना? प्रशिक्षण नहीं था। हाँ, तो बस मुझे लगा कि बच्चों का सम्मान होगा, बहुत ज़रूरी है। और फिर हम एक चिकना करके जगह है, तो कहाँ, यहाँ से आसपास ही? यहाँ से थोड़ी दूर में, जी तो वहाँ पे वो सॉइल इरोजन से जी। एक चट्टान, मतलब पानी के चलते चलते ऐसी चिकनी सी हो गई। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उस जगह में जाके जी तो हम लोग गए। मैंने इन लोगों से कहा कि हम पिकनिक में चलते हैं। जी जी। मुझे नहीं पता था कि गांव के लोगों को जी। पिकनिक के बारे में हाँ ये शब्द उन्होंने सुना ही नहीं होगा। जी 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 तो बच्चों ने कहा चलते हैं, जी। तो हाँ। बैठिए ना यहाँ पे। तो वो बच्चे चले गए। फिर मुझे उन्होंने उस जगह को अगले दिन मेरे से कहा चिकनिक पे चलते हैं, चिकनिक। हाँ क्योंकि हम गए थे पिकनिक पे जी। और जगह का नाम था चिकना। चिकनिक। तो चूंकि उनके शब्दकोश में पिकनिक शब्द हाँ था ही नहीं, जी। तो उन्होंने दोनों को मिला मिला दिया। के, तो बड़ा अच्छा फ्यूजन किया। हाँ, चिकनिक। तो वो चिकनिक स्कूल ही बन गया। तो चिकना पे ही जाते थे पढ़ने। हाँ हाँ। तो वहाँ पे हमारे पास कुछ कॉपी किताबें ये सब तो थी नहीं। तो वो एक थिएटर टाइप का उसका स्लोप है, उसमें मैं अपना एक ब्लैक बोर्ड बना लेता था, उसी में खड़िया से, जी। और उसी में बच्चे अपनी अपनी स्लेट बना लेते थे, अरे वाह वाह, है ना। बड़ा और इनोवेटिव है ये तो। हाँ और वो एक ऐसे समझिए एक धीमी ढलान वाले एक चिकने से स्थान पर जी। वो लेट के सब लोग अपना अपना लिख रहे होते थे। तो इस तरह से शुरुआत हुई। शुरुआत हुई। लेकिन फिर वो तो आगे तक गई, और आज की तारीख में तो हमारे
गांव का एक बेटा, मतलब मेरे बेंगलोर में पहुंचने से पहले हाँ हमारे गांव का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बेंगलोर में पहुंचा हुआ था। हो। अभी आप उस बिटिया से भी मिलेंगे जो अच्छा, एमएससी कर चुकी है कमाल है ना। तो कमाल है, हाँ। और वो हम उस दौर में यानी 31 साल पहले हम्म, प्रेम सब कुछ था यहाँ पर, हम्म, इतनी बढ़िया आबो हवा भी थी, लेकिन ये साक्षरता तो नहीं थी ना, ये साक्षरता नहीं थी, और इसकी भी ज़रूरत है। इसकी जरूरत है। तो 20 तक की गिनती आती थी लोगों को, 50 बोलने के लिए 2 20 और आधा 20 बोला जाता था। अरे बाप रे। ओह, और वहाँ से यहाँ तक की इस गांव ने यात्रा की है जो, और इस यात्रा में मैं इनके साथ चला हूँ तो ये मेरे लिए भी बड़ा सौभाग्य का विषय बनता है। तो बहुत शानदार सुनहरे दिन रातें रहीं, है ना। अब छत भी टपकती थी लेकिन बहुत कुछ अच्छा भी होता था। तो कहते थे भाई क्या खाते हो, हम कहते थे 4 किस्म की सब्जी खाते हैं। तो वो बोलते थे बताइए 4 किस्म की सब्जियों के नाम क्या हैं। हम कहते थे कभी आलू भटा, कभी भटा आलू, कभी खाली आलू, कभी खाली भटा है। तो इस तरह से वो 4। देखिए हम फिर उसी मूल प्रश्न पर लौटते हैं कि परिवर्तन के लिए ज़रूरी क्या है। परिवर्तन के लिए ज़रूरी वाहन है, परिवर्तन के लिए ज़रूरी तकनीक है, परिवर्तन के लिए ज़रूरी संकल्प शक्ति है, परिवर्तन के लिए ज़रूरी बड़े बिल्डिंग्स हैं स्कूल्स की, ये सब ज़रूरी है, ये कंपोनेंट्स ज़रूरी हैं। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि उसका जो शिल्पकार है, आर्किटेक्ट है, वो नहीं है, वो भावना नहीं है कि इन गाँव तक एक पढ़ा लिखा नौजवान पहुँचे, और वो भी 90 के दशक में, और परिवर्तन की एक बयार ऐसी बहाए कि आज नीलगढ़, जहाँ आज भी बिजली नहीं है, मैं सौर पैनल्स देख रहा हूँ जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि कम से कम शाम को बिजली ना होने के बाद भी ये गांव बिजली के मामले में सौर ऊर्जा की वजह से आत्मनिर्भर है, और ये गांव जगमगाता तो ज़रूर है। तो ये सब चीज़ें आएंगी कहाँ से? ये चीज़ें आएंगी अनंत जी से। बदामी जी से भी आपका परिचय कराएं। जी, बदामी माँ साहब आइए। नमस्कार बदामी माँ साहब यहाँ इस जी हेडमास्टर हैं। जी, और आइए बदामी। आप मतलब मैं जिस दौरान यहाँ था जी, ये पास के सिलारी के गांव में रहते थे। सिलारी जी। हाँ, तो लेकिन इनकी दादी यहाँ रहती थी, तो ये कभी कभी आते थे। तो ये बड़ा बढ़िया ढोलक बजाते थे और बड़े भजनों के माहिर आदमी थे। अरे वाह। 7वीं करके इन्होंने ढोलक ही बांध ली थी, यानी बस्ता एक तरफ रख दिया था। हो। तो खैर ढोलक हमने नहीं उतरवाई, ढोलक बांधी रही बदामी भाई ने जी, लेकिन बस्ता फिर चढ़ा लिया। तो फिर इन्होंने 8वीं करी, फिर इन्होंने 10वीं करी, फिर इन्होंने 12वीं करी, फिर इन्होंने बीए किया, फिर इन्होंने डीएड किया, एमए भी कर लिया क्या। तो इतनी पढ़ाई इन्होंने कर ली। और मतलब देखिए सौभाग्य है इस गांव का कि ये यहीं शिक्षक पदस्थ हो गए। और यहाँ कोई आना भी नहीं चाहता था, कोई आना भी नहीं चाहता। जंगल में थोड़ी कठिनाई तो है आने जाने में, और इन्होंने संभाला हुआ है इसको। तो बदामी जी मुझे ये बताइए, ढोलक की भी ताकत बढ़ गई जी, है ना, जो काम आप कर रहे हैं उसकी भी ताकत बढ़ गई, क्योंकि ढोलक वहाँ मदद करती है और ढोलक की मदद आपकी शिक्षा करती है। आनंद आ गया साहब। कितने बच्चे हैं स्कूल में? 42 बच्चे हैं। 42 बच्चे हैं। और किस तरह से आप देखते हैं, किस तरह से पढ़ाई, कहाँ तक का है स्कूल? प्राथमिक शाला है ये, माध्यमिक? मिडिल है, माध्यमिक है, 8वीं तक है। 8वीं तक है। ये 100% आदिवासी गांव है ये, और इस गांव की ये बिटिया जो है वंदना, आप इसके चेहरे का आत्मविश्वास देख सकते हैं, बदामी जी के चेहरे का भी आत्मविश्वास देख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भी अपनी शिक्षा रूपी प्रकाश से ही आगे बढ़े। बदामी जी मुझे बताइए, जब बिटिया ने एमएससी की तरफ भोपाल आपने पढ़ने के लिए भेजा, बड़ा आनंद आया होगा, मन में बड़ा बड़ा गहरा भाव होगा कि इस नीलगढ़ की बिटिया भोपाल में एमएससी। हाँ सर, बहुत अच्छा लगा। और हमको ऐसा लगा कि हमारा गांव भी शहर से कुछ कम नहीं है। क्या बात है, वाह वाह वाह। बहुत अच्छी पढ़ी और आगे तक बहुत अच्छी पढ़ाई चली उसकी। वाह वाह। शुरू से ही। कितने बच्चे हैं आपके? 3 हैं।
3 है। दो। ये एमएससी ये सबसे बड़ी है वंदना? नहीं, छोटी है सबसे। सबसे छोटी है। जी। जी जी जी। तो बड़े वाले बच्चे बादामी जी क्या कर रहे हैं दोनों? बड़ा वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है बेंगलोर में। अरे वाह, वो उसको भी भोपाल से पढ़ाया? हाँ, हाँ, झांसी से। अच्छा, झांसी से किया। झांसी से भी और छोटा वाला उसकी भी एजुकेशन बीएससी हो गई है और आयुर्वेदिक पर डिप्लोमा भी किया है उसने, वाह वाह। आईटीआई किया है हाँ और बाकी चल रही उसकी भी कंपटीशन की तैयारी। जी। और ये वंदना की भी इच्छा है कि मैं पीएससी करूं तो उसकी तैयारी भी कर रही है। वंदना, मैं देख रहा हूँ बिटिया कि आप डिप्टी कलेक्टर बनकर आपकी जीप नीलगढ़ में अंदर प्रवेश कर रही है, थोड़ा सा और आगे बढ़ी और वहाँ से उतरने वाली डिप्टी कलेक्टर का नाम है वंदना। ये सपना होगा ही? यस सर, मेरा यही सपना है कि मैं एक डिप्टी कलेक्टर बन के इस गांव में आऊँ। जब भी मैं बाहर जाती हूँ तो मुझे हमेशा याद आता है गुरुजी, दीदी, मम्मी पापा सब लोगों ने सपोर्ट किया मुझे। सब लोग नर्वस हो रही हूँ, नहीं सॉरी। ना, ना, बिल्कुल सही बात है। तुम्हारी जगह मैं होता तो मेरी आंखों में भी आंसू होते और हैं इस समय मेरी आंखों में आंसू, क्योंकि इतनी प्यारी बिटिया इतना आगे गई और इतना आगे बढ़कर डिप्टी कलेक्टर बनकर जब आएगी तब हम सब कितने प्रसन्न होंगे। यस सर, एक छोटा सा गांव जहाँ से कोई स्कूल नहीं था, वहाँ से मैं इतने बड़े शहर में पढ़ाई करने गई हाँ, और ये सब गुरुजी, दीदी, मम्मा पापा इनकी वजह से हुआ। बिल्कुल। ये 4 गुरु जो आपको जीवन में मिले, ये चारों गुरु बहुत अद्भुत थे। सब लोग पढ़े, यहाँ की सारी लड़कियाँ जो आगे बढ़ के अच्छी पोस्टिंग पर जॉब करें, जैसे कि गुरुजी का सपना था कि यहाँ का हर बच्चा पढ़े, हर बच्चा शिक्षित हो, अच्छी जॉब करे, बाहर नाम हो उसका। ऐसे लोगों की संख्या बढ़ाना ये समाज का दायित्व है, सरकार का दायित्व नहीं है। हमारे जो भी बच्चे हैं, हम कम से कम उनको ये एक बीज मंत्र तो अवश्य दें कि वो अपना थोड़ा समय सेवा दान के लिए निकालें, किसी भी ऐसे गांव में जाएं, वहाँ पढ़ाने की कोशिश करें, क्योंकि ये जो बिटिया है वंदना, इसको सिर्फ थोड़ी सी मदद की ज़रूरत है, जैसी उसको यहाँ मिल गई और उसने बता दिया। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि 5 साल के बाद जब इसी गांव में बैठूंगा तो वंदना डिप्टी कलेक्टर के तौर पर मेरे साथ होंगी, ऐसी मेरी बहुत इच्छा भी है और ढेरों शुभकामनाएं भी हैं। शिखर की तरफ चलना आसान नहीं है, चाहे वो मानवीय मूल्यों का शिखर हो या मानवीय श्रमदान और सेवादान का संकल्प रूपी शिखर हो, उसकी तरफ बढ़ना बहुत कठिन होता है, जटिल होता है। मैं जहाँ बैठा हूँ, अनंत जी जहाँ बैठे हैं और हमारे साथीगण जो नीलगढ़ के हैं सब बैठे हैं, ये किसी प्राचीन स्थल का भग्नावशेष प्रतीत होता है। हो सकता है कोई किला रहा हो यहाँ, हो सकता है कोई और स्थल रहा हो। आप देख सकते हैं पत्थरों पर, मैं साथियों से कहूँगा कि कुछ नक्काशियाँ भी हैं जो काफ़ी प्राचीन प्रतीत होती हैं, आप देख सकते हैं। और परमार कालीन पुरा संपदा का ये क्षेत्र, पूरा भोजपुर और उसके आसपास का जो क्षेत्र है, ये 10वीं शताब्दी के युग के कई ऐतिहासिक पुरावशेषों को अपने भीतर समेटे हुए है। और आनंद जी मुझे बता भी रहे थे कि ये जहाँ अभी हमारे साथी कैमरा फॉलो कर रहे हैं शिखर की तरफ, जो ऊपर पहाड़ की चोटी है, यहाँ किसी ज़माने में एक हाथियों का बाज़ार लगता था। तो हो सकता है ये किसी वंश की एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी रहा हो ये क्षेत्र, क्योंकि नाम इसका जो है, नाम बताता है कि नीलगढ़ गढ़ी रही होगी, कोई छोटा सा किला रहा होगा। क्योंकि ये भी अनंत जी ने मुझे बताया कि ऊपर एक परकोटा सा है, एक दीवार सा है। लेकिन भारत में ये सब कुछ इतनी अधिक संख्या में है और हमारे संसाधन इतने कम हैं कि इन चीज़ों की जड़ तक हम नहीं पहुंच पाते हैं। और इसीलिए ये प्रश्न बराबर उठता है कि क्या हम अपने इतिहास से भली भांति परिचित हैं, वाकिफ़ हैं। और कुछ बिंदुओं पर आप जो रोशनी डालें। सब लोग मिल के कुछ कर रहे थे जी, है ना। हाँ। मैं भी उनमें से एक था जी। तो और वो बात इसलिए महत्वपूर्ण है कि नहीं तो कोई चीज़ें ना जो किसी एक आदमी के बनाने से बनती हैं, उसके हटने से गिर भी जाती हैं। बिल्कुल ठीक। आज हम 31 साल बाद यहाँ पे बैठे हैं जी, उसी बात के साथ में। वो जो कुछ भी शुरू हुआ था 31 साल पहले,
वो सब जारी है, क्योंकि वो कोई एक व्यक्ति नहीं कर रहा था। एक व्यक्ति उसमें ये सावधानी बरती गई हो कह लें, या कहें कि वो ऐसे ही हुआ। लेकिन मैं कोई चमत्कार और चमत्कारी पुरुष, इस तरह की अवधारणाओं से हमारा देश भरा हुआ है। ठीक बात तो है। उसके बीच में एक बिल्कुल ही मानवीय, सबकी भागीदारी से प्रेम और सम्मान के साथ जो कुछ हो सकता है उसको करने की पहल की गई। तो इसलिए वो जारी भी है। और कुछ एक बात आपको देखिए, जब हम यहाँ आए थे तो काफ़ी दिक्कतें थी उन दिनों 91-92 में। और शादी किसी की होती थी तो एक शादी का मतलब 2 परिवार के लोग हरवाई पे लगेंगे, क्योंकि शादी के लिए कुछ पैसे की ज़रूरत होगी, है ना। तो पैसा आपके पास है नहीं जी, तो पैसा नहीं है तो आप किसी आसपास के पटेल से लेंगे और वो हरवाई में लगेंगे। तो एक लड़की वाले के घर से एक आदमी हरवाई पे और एक लड़के वाले के घर से। कितने दिन के लिए? पूरे खेती के सीजन के देखिए लिए? वो तो हाँ ऐसा है ना, वो तो कुछ जो करार हैं वो तो इतने सूखे करार हैं कि उनकी कोई समयावधि बताई ही नहीं जा सकती, संभव ही नहीं। मुझे बहुत ये बात सालती थी, तो मैंने पूछा कि अपने ये शादी ब्याह में खर्चा क्या होता है। तो मुझे समझ में आया कि जो सबसे प्रमुख खर्चा था वो 300 लोगों को 2 टाइम का खाना खिलाना था। हो है ना। तो हमने अच्छा सोचा कि क्या किया जाए इस बात को लेकर। तो उस साल हमारे गांव में 6 शादियां थी, जिस साल मैं पहली साल आया। तो हमने सोचा कि अगर हम 6 शादियों को एक ही दिन एक ही जगह पे करें तो 3600 खाने की जगह 600 खाने में ही, क्योंकि ये किरदार तो वही थे ना जो अलग अलग शादियों में आ रहे थे। अच्छी बात है, बिल्कुल। तो एक सामूहिक विवाह की 3000 संकल्पना को आपने आकार तो दिया। 3000 फूड की कॉस्ट हटा दी, घट गई। 600 लोगों के खाने में ही जो खर्चा होना था वो और फिर हम लोगों ने 1,000 रुपए इकट्ठे किए, लड़की वाले और एक लड़के वाले से, जो देना इनके लिए संभव था। तो फिर उसके बाद सम्मति विवाह बोलते थे हम लोग। सम्मति विवाह। हाँ, तो सबकी मति एक सी हो गई, सबने मिलके एक साथ कर लिया। वाह। तो उसने फिर हमारे गांव से किसी नए व्यक्ति को हरवाई नहीं लगने दिया। क्या बात है। तो फिर ये पढ़ने पढ़ाने की एडल्ट लोगों की भी कक्षा चलती थी। और जब ये कई हमारे गांव के लोग 5वीं की परीक्षा देने गए पास के केंद्र में, तो उनसे वहाँ के अधीक्षक बोल रहे थे कि बच्चे कहाँ हैं, क्योंकि वो सोचे कि बच्चे आएंगे ना, जब खेत सिंह ही आए हैं जी। तो उन्होंने इतने बड़े लोगों को 5वीं की परीक्षा देते हुए नहीं देखा था। तो ऐसा बहुत सारा हुआ जो पहली बार जैसा हो रहा था, तो काफ़ी आनंद होता रहा। तो आपने सन्मति से गांव की एक, जिसको आप कहते हैं कि एक सामाजिक बुराई ही कहेंगे इसको हम, कि हरवाही की एक प्रथा में जाना पड़ता था आर्थिक चुनौतियों की वजह से, उसको भी गांव वालों की आपसी युक्ति से, सहमति से उसको समाप्त कर दिया गया। यहीं बहुत सुंदर अनुभूति से आप गुजरे, जिसको हम प्रेम कहते हैं जी। और यहीं से हमारे साथी हैं, आपकी जीवन संगिनी भी आपके साथ जुड़ी। जब मैं बात कर रहा था प्रेम की, तो मैं देख रहा था कि दोनों के चेहरों पर प्रेम की वो लालिमा दौड़ गई थी बहुत सहज रूप से, जो बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि प्रेम है ही इतना पवित्र और उसका स्फुरण जिस तरह से होता है। पहले मैं आपसे ही जानूंगा। देखिए बिल्कुल, मतलब ये 31 साल पहले हम पहुंच चुके हैं, टाइम मशीन में बैठ चुके हैं। पहले अनंत जी से ही मैं शुरू करता हूं। जी अनंत जी, कैसे याद करेंगे आप उस दौर को जब पहली बार परिचय हुआ? जी देखिए, हमारा परिचय यहाँ आने से पहले हो गया था। जी। अच्छा, यहाँ आने से पहले। हाँ जी। और वो एक तरह की मित्रता थी, जो लंबी मित्रता थी। उसके बाद ये खुद एक काफ़ी बेहतर किस्म की सामाजिक कार्यकर्ता थी और बैतूल में एक सिरडी संस्था है जी, है ना, सतपुड़ा इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन। उस इंस्टीट्यूशन में ये काम करती थी और एडल्ट लिटरेसी का भैंसदेही ब्लॉक में संचालन करती थी। और उस पूरे एरिया में वो भी एक
आदिवासी क्षेत्र है, वहाँ ये गांव-गांव में दीदी के रूप में जिज्जी के रूप में जानी जाती। वाह वाह वाह। तो हमारा परिचय वहाँ से हुआ। और मैं जब यहाँ भी आया तो बल्कि इनकी इस पूरे की पूरी यात्रा में इनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही, क्योंकि भोपाल के आसपास इवन आदिवासी समाज में भी बहुत घूंघट पर्दा की प्रथा है ना, वो एक नवाबी शासन का प्रभाव कह लें, क्योंकि नहीं तो आदिवासी वहाँ तो बड़ा उसमें तो जितना खुलापन है, जितनी बराबरी है महिला पुरुष की, ठीक है, लेकिन यहाँ उस तरह का नहीं था। तो ये यहाँ की जो महिला है, नारी शक्ति है जो समझिए, उनका भी योगदान इसमें जुड़े, इसमें इनकी भूमिका भी रही और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो ये आती जाती रही, मैं तो यहीं रहता था, लेकिन सुषमा जी आती जाती रहीं। और बल्कि वो जब हम लोगों ने विवाह करने का मन बनाया तो अब हमको लोग गुरुजी कहते थे, इनको जिज्जी कहते थे, और वे आजार तो रही थी। तो वो अचानक गांव के लिए बड़ा मतलब अटपटा समय रहा होगा। हमारे लिए भी इस बात की घोषणा करना काफ़ी अटपटा ही था। और ये चैन सिंह भैया जो बैठे हैं, ये इनको किसी ने बोला कि तुम्हारे गुरुजी की शादी हो रही है। चैन सिंह आप पीछे जी, हाँ। तो चैन सिंह, तो हम आए ये सूचना लेके, तो ये चैन सिंह सुल्तानपुर से आ रहे थे। तो हमसे कहने लगे, गुरुजी आज वो जो पोस्ट मास्टर है ना, भाई तो बस झगड़ा हो जाता, वो तो तुम्हारी सूरत आ गई, तुम कोई से लड़ने झगड़ने से मना करते हो। नहीं तो बोले हमारा झगड़ा हो जाता। चैन सिंह ने बताया कि वो बोल रहा था कि तुम्हारे गुरुजी को ब्याह हो रहा है। तो बोले हमने जूते ही उतार लिया था। आप सोचिए। और हम तो यही सूचना देने आए थे कि हमारा ब्याह हो रहा है। बाप रे। तो मेरे को तो सांप सा सूंघ गया कि मुझको लगा इस गांव को ये अपेक्षा ही नहीं है कि मैं भी कोई शादी कर सकता हूँ, मतलब। जी 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 जी, है ना। अब मैं कहूँ कैसे, वो तो जी। तो खैर, हाँ। उसके बाद जब ये, लेकिन आप देखिए जिस बात को हम एक विजडम कहते हैं ना, हमने कहा यार यही बात तो बताने आए थे। तो थोड़ी देर सोच के, ग्रामीण जीवन में ना इतनी विजडम होती है, साक्षरता का भाव था लेकिन विजडम का भाव तो नहीं था। तो उसने कहा गुरुजी हमें गुस्सा जैसे थोड़ी आई कि तुमरो ब्याह हो रहा हो। तो हमने कहा तुम्हें काहे को गुस्सा आई, तो जूता काहे उतार रहे थे। तो बोले गुस्सा जैसे आई कि जा बात हम तुम्हें बताएंगे कि तुम हमें बताओ। ओहो, वाह 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 वाह। तो बात ही पलट दी उन्होंने। क्या जवाब दिया चैन सिंह जी आपने, लाजवाब, कमाल है सर, कमाल है, वाह। और ये जो जी बड्डी बाई बैठी हैं, अच्छा, है ना, ये तो हमारी गांव की जी, इनकी हर एक बात पे इनकी अपनी राय है। बड्डी बाई की, नाम भी बड्डी बाई है। हाँ, जी। तो बड़ी हैं, हाँ। तो बड्डी बाई के नाम से। और इन्होंने, इनका भी बड़ा, क्योंकि वो ऐसे भी दिन थे जी कि जब माहिया पड़ता था तो गांव में खाने को नहीं था, तो हमारा तो भोजन गांव पे ही निर्भर था। हाँ हाँ हाँ, हमें भी नहीं मिलता था। ओ हो। तो महेरी पूरी खा गए। एक गंजी महेरी, ये बैठा छोटा था वो वाला। अच्छा। खा कर भड़बड़ कर रहा है, मैं करी क्या कर रहा है, लकड़ी लेकर आई थी, अब सब कोई खा ले हैं थोड़ी थोड़ी। पहले गुरुजी जो दो ही तो आधी गंजी कर वाह 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 वाह। इन्होंने अपनी 2 बेटियों को अच्छे से पढ़ाया भी जी, बड्डी बाई और बड्डी बाई ने दोनों ने ग्रेजुएशन कर लिया। दोनों ने ग्रेजुएशन किया ना। सुषमा जी की तरफ मैं आऊँगा, जो भी वो कहना चाहें। पहली मुलाकात कब हुई थी ये बता दीजिए, पहली बार आपने कब देखा था इनको? वो तो बताया आपको सीडी प्रोजेक्ट में। हाँ, बैतूल में ये गए थे। हाँ, हाँ, मैं पहले से कार्यरत थी जी, और आप रिसर्च के उसमें आए हुए थे, तो उसको रिसर्च उसमें ज्वाइन किया। अच्छा, प्रपोज किसने किया, इन्होंने या आपने? पहली बार किसने कहा कि मुझसे शादी करोगी या करे? आपने तो कहा नहीं होगा क्योंकि आप इतनी शर्मीली हैं,
कि आपने तो कहा। आनंद जी, आपने ही प्रपोज किया होगा? हाँ हाँ, मैंने ही प्रपोज किया, हम्म, बल्कि 97 में 5 अगस्त में हम लोग एक ही कार्यालय में, उसके बाद हम लोग साथ हाँ, में लंबे यहाँ समय भी तक काम आपने साथ कर रहे काम थे। जी। तो ये भी लिटरेसी मिशन में काम करती थी, मैं यहाँ के लिटरेसी मिशन को लीड करता था। उसके बाद ये जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम है, उसमें भी हम आ गए। तो ये जेंडर कोऑर्डिनेटर थी जिले के लिए, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर था। तो 5 अगस्त को वो हमारे साथी थे वालदे जी, उनकी वो आए, उन्होंने कहा कि मेरी सगाई है सर 15 अगस्त को। तो मैंने ऐसे ही उनसे कहा कि 15 अगस्त को हमारी शादी भी है, मतलब यही पहला। अच्छा, तय हो चुकी थी शादी? नहीं, इनसे बात ही नहीं की थी। अरे बाप रे। हाँ, मतलब हाँ, तो हाँ, मैंने इनसे कहा कि मैंने इनसे कहा 15 अगस्त को अपन शादी करते हैं, मतलब पूछा भी नहीं, अब आप कैसे बताएं उसको। तो मैंने इनसे कहा, तो ये ऑफिस छोड़ के चली गई। अरे बाप रे। तो फिर वहाँ जिले में कलेक्टर थे उन दिनों, DS राय साहब। तो राय साहब और उनकी पत्नी इनके घर हमारा प्रस्ताव लेके गए, क्योंकि इन्होंने मना भी नहीं किया और हाँ भी नहीं कही थी। तो हमने फिर राय साहब से कहा, आप वहाँ पूछ भी लीजिएगा, और अगर वो लोग सहमत होते हैं, उनका परिवार सहमत होता है, तो फिर 15 अगस्त को शादी। तो फिर 15 अगस्त को यहीं गांव में शादी हुई थी, नीलगढ़ में ही हुई थी नीलगढ़ शादी। में। अब वो अलग बात है कि हमारे पिताजी कह रहे थे कि ये मतलब, और गांव के लोग कह रहे थे कि ये सब क्या दिन होते हैं ना जिनमें शादी ब्याह नहीं होते हैं। हाँ, देव सोते हैं। देव सोते हैं जब, हाँ देव तो सोते हैं। हमको ये लगा कि हमारा देश ही आज़ाद हो गया अगर देव सोए होते, जब इतनी बड़ी चीज़ हो सकती है। क्या बात है। तो फिर हमारा विवाह, और उसके साथ वो अलग किस्म के आदर्श एक युवा के मन में जिस तरह के होते हैं वो सब थे, और इस गांव ने उनको और हवा दी, और तो आपने बने रहे। अनजाने में ही एक और प्रतिमान आप दोनों ने प्रस्तुत कर दिया। आमतौर पर मजाक में, विनोद में कहा जाता है कि शादी तो आज़ादी पर पहरा है, बंधन है, लेकिन नहीं, आज़ादी ही है शादी। और देखिए 15 अगस्त जिस दिन, किससे पवित्र दिन क्या होगा, और कौन सा देव सोएगा 15 अगस्त 1947 को साहब। तो कितना पवित्र दिन चुना। शिव जी विवाह बंधन में जब बंधे तो पार्वती जी को बहुत डराया गया था कि गण जो हैं तो भूत प्रेत भभूत लपेट के चलने वाला व्यक्ति है। आपके मन में तो चिंता नहीं हुई कि ये नीलगढ़ में ये जो शिव जी बैठे हैं, डमरू लेके बजाते रहते हैं? हालांकि आप भी ऐसी पार्वती रही जो उस डमरू को, वनांचल को बहुत अच्छे से समझती थी जी। तो आपके मन में तो कोई चिंता नहीं थी? नहीं, कोई चिंता नहीं। जी, आपने पूरा सपोर्ट किया, पूरा समर्थन रहा ही होगा जी। आपको देखकर लगता है कि कभी विवाद तो होता ही नहीं होगा। अच्छा, मतलब ये हंसी ने कुछ बताया है मुझे जी। तो जी हंसी और चुप्पी दो ही चीज़ बताएगी, आप जो इंटरप्रिटेशन करने जी, उसका छूट है जी। मुझे ये बताइए कि 2025 का और 2031 का नीलगढ़ कैसे देखते हैं आप? मुझे लगातार एक चीज़ बनी हुई रहती है यहाँ, और एक चीज़ बढ़ती हुई दिखती है। जो बनी रहती है चीज़, जो मुझको ज़रूरी भी लगती है, वो प्रेम और भाईचारा है, और ये जो सामुदायिकता, एक साथ रहने की बात है। तो एक दूसरे के मदद करने का जो भाव है वो बना हुआ है। तो 25 और 31 में भी ये बना रहेगा। तो एक बात तो बदलेगी नहीं, लेकिन बदलेगा क्या कि बदलेगा ये कि यहाँ के बच्चे कुछ और पढ़ रहे होंगे, और एक पूरी नई नौजवान पीढ़ी है जो वो एक प्रगति की जो बात है वो भी कर रही होगी पढ़ाई लिखाई से, और साथ में वो ये अपनी संस्कृति को भी बचा के और ये प्यार मोहब्बत को बता के रहे। मूलतः तो ये आदिवासी बहुल गांव है।
ये 100% मतलब प्रतिशत इसकी आदिवासी इसका होता है। प्रतिशत हमारे ही होने से बिगड़ता है, आपके होने से बिगड़ता है। वरना ये 100% जी, गोंड जी, आदिवासी जी। गाँव है। बहुत बहुत सुंदर बात आपने कही है। जी इस बातचीत को विराम देते हुए मैं ये ज़रूर सोच रहा हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ कि गांधी जी से कोई तुलना नहीं है, हो नहीं सकती है, करना भी नहीं चाहिए। हर व्यक्ति अपने युग में अपने तरीके से चीज़ों को देखता है, लेकिन गांधी जी की दृष्टि और उनके चिंतन को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। मैं आज ये सोच रहा हूँ इस स्टोरी को, इस कथानक को, कथा नीलगढ़ को यहाँ थोड़ा ठहर कर कंक्लूड करते हुए, अपने कार्यक्रम के लिए कंक्लूड करते हुए, नीलगढ़ कथा नीलगढ़ तो अनवरत जारी है और जो भ्रातृत्व भाव और जो स्नेह यहाँ है वो अनवरत है। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि 31 साल पहले, 31 ईयर्स बैक एगो, एक नौजवान तो आया, पहाड़ से निकला, दिल्ली आया, दिल्ली में करियर बनाया और यहाँ आकर यहाँ चला है। उसके बाद कितने अनंत गंगोला निकले होंगे, मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। मैं नहीं कहता नहीं निकले होंगे, निकले होंगे, ज़रूर निकले होंगे। और मैं उन सारे अनंत गंगोलाओं को प्रणाम करता हूँ बहुत मन से, बहुत हृदय से, और इनको भी और इस जोड़े को भी, जी जिन्होंने बहुत कुछ चीज़ों को छोड़ा होगा। सर, हमें किसी होटल में एक ठीक रूम नहीं मिलता है, हम परेशान हो जाते हैं, ये साफ़ नहीं है, ये गंदा है, ये ठीक नहीं है। लेकिन अनंत जी ने उसका कहीं उल्लेख नहीं किया। इस पूरे कार्यक्रम में उन्होंने ऐसा बताया जैसे यहाँ एक स्वर्ग था। स्वर्ग है, स्वर्ग रहेगा। लेकिन क्या इस देश के नौजवान ऐसा सोच रहे हैं? अवश्य सोच रहे होंगे, और मैं चाहूँगा कि आप सोचें ऐसा। मैं आपको उकसा नहीं रहा हूँ, उकसा सकता भी नहीं, ऐसा कोई सुपात्र भी नहीं हूँ, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि ये देश तभी बदलेगा जैसा गांधी ने सोचा, हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने सोचा, उन लोगों ने जिन्होंने, चाहे भगत सिंह की बात करें, आज़ाद की बात करें, बोस की बात करें, तमाम उन बड़े चेहरों की बात करें, उन सब की भी आप बात करें। लेकिन देश बदलेगा जब इस देश का नौजवान, जैसा 31 साल पहले एक नौजवान आया नीलगढ़ में और नीलगढ़ को नीलगढ़ के ही लोगों के साथ बदलने के एक अभियान में जुटा। आपको भी निकलना पड़ेगा, मुझे भी निकलना पड़ेगा अपनी सीमा मर्यादा के भीतर। सरकारें प्रयास करती रही हैं, लेकिन बदलने के लिए कुछ इस तरह का बदलाव ज़रूरी है, जैसा अनंत जी जिस भाव को लेकर निकले। और प्रणाम है उनके माता पिता को, प्रणाम है उनके पूरे परिवार को, जिन्होंने आरंभिक चिंताओं के बाद भी अपने उस सुदर्शन पुत्र को लेकर, कितनी चिंता एक माता के मन में रही होंगी जो अर्ली 60s की MA और BEd और उच्च शिक्षित रही हैं, लेकिन उन्होंने कभी रोका नहीं कि नीलगढ़ से लौटो, पहाड़ी चले आओ, लेकिन वहाँ नहीं रहना। प्रणाम है उनके माता पिता को, प्रणाम है उन तमाम किरदारों को जिन्होंने कथा नीलगढ़ को गढ़ने में अनंत जी का साथ दिया। इस गांव के कई किरदार, बड्डी बाई, चैन सिंह जी, तमाम वो लोग, उन सभी को प्रणाम करते हुए ये कथा कहीं रुक नहीं रही है, ठहर नहीं रही है, ये चल रही है। लेकिन इसको चलते रहने के लिए उन पात्रों की सतत आवश्यकता है, जिनका नाम है अनंत गंगोला और सुषमा जी। बहुत धन्यवाद करता हूँ अनंत जी, बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ।